स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। जैसा कि हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया आय व्यय एवं बचत के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है बचत डाकघर और बैंक के माध्यम से हम कैसे करें। तो डाकघर और बैंक के माध्यम से जो बचत की प्रक्रिया होती है उसमें तरह तरह की योजनाएं होती हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने पैसे या जो बचत हम कर रहे हैं उसको हम सेव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं, वे कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसके जरिए हम डाकघर और बैंक में। पहला है डाकघर के माध्यम से बचत, पहले हम डिस्कस करेंगे। उसमें पहला पॉइंट है बचत खाता योजना। खाता योजना क्या होती है? बचत खाता योजना एक खाता खोलने की योजना होती है जो कि डाकघर के द्वारा संपन्न कराई जाती है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो बचत खाता योजना है जो डाकघर के द्वारा खुल रही है उसमें कौन कौन सी चीजों का होना आवश्यक है या उस खाते को खोलने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो पहली बात करते हैं। पहली बात तो अगर हमें खाता खुलवाना है तो पहले फॉर्म भरना होगा। डाकघर में जाएंगे, डाकघर से फॉर्म लेंगे, फॉर्म को फिल कराएंगे। जब फिल जाएंगे उनके सारे डिटेल, तो उसी में एक कॉलम रहेगा नेमनी। उस नेमनी की कॉलम को भरना है आपको कि आप अपने खाते के नेमनी किसको बनाएंगे। दूसरी बात उसमें एक चीज ये भी होती है कि नेमनी से खाता धारक का संबंध क्या है, इसको भी वो सर्टिफाइड करते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि नेमनी और उस खाता धारक के बीच में संबंध क्या है। दूसरी बात अगर हम करें तो सारे फॉर्म को फिल करके उस पर अपनी सिग्नेचर करनी होती है। साथ ही साथ एक पुराने खाता धारक का होना अति आवश्यक है, जिसके द्वारा वो उस नए खाता धारक को या खाता खुलवाने वाले को प्रमाणित या सत्यापित करता है। ओके, नेक्स्ट वन अगर बात की जाए डाकघर के माध्यम से जब खाता खुलवा रहे हैं तो उसमें कम से कम 50 रुपए से हम खाता खुलवा सकते हैं। 50 रुपए से अधिक का खाता खुलवा सकते हैं। साथ ही साथ अधिकतम 1 लाख तक एक व्यक्ति उसमें जमा कर सकता है। व्यक्तिगत जो अधिकतम राशि है बचत खाता की डाकघर में वो 1 लाख रुपए है। अगर संयुक्त रूप से हो कोई या ज्वाइंट अकाउंट है जिसका, उसमें वो 2 लाख रुपए उसमें रख सकता है। दूसरा, अब बचत खाता जो है डाकघर में उसमें डेली के डेली ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं। मीन्स आपने पैसा एक बार जमा कर दिया तो ये नहीं कि आप कल जमा निकाल लीजिए, परसों निकाल लीजिए, जब मन करे तब निकाल लीजिए। तो उसका भी एक प्रोसीड्यूशन है। उसमें क्या होता है कि हफ्ते में सिर्फ एक बार आप सिर्फ पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन संचयी सावधि जमा योजना। संचयी सावधि जमा योजना के अंतर्गत ये भी डाकघर की एक अच्छी योजना है। इसमें एक निश्चित धनराशि प्रति माह जमा की जाती है। जो धनराशि हम जमा करते हैं उस पर एक ब्याज भी मिलता है, जो खाता धारक एक निश्चित अवधि के बाद उस निश्चित जमा की गई राशि पर एक ब्याज दर भी मिलती है। और उस ब्याज दर को यदि हम नहीं लेते हैं उस समय, तब क्या होता है कि धनराशि की जो इस खाते की अवधि है वो जब पूरी हो जाएगी तो ब्याज सहित पूरा पैसा आपको या खाता धारक को मिल जाता है। नेक्स्ट सावधि जमा योजना। सावधि जमा योजना के अंतर्गत भी यही प्रक्रिया होती है कि एक निश्चित मात्रा में या एक निश्चित अमाउंट में खाता धारक पैसा जमा करता है डाकघर में एक निश्चित अवधि के लिए। उस निश्चित अवधि के लिए जो पैसा जमा करता है खाता धारक, उस अमाउंट पर निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। और उस चक्रवृद्धि ब्याज को अगर हम नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि लास्ट में जब खाते की अवधि पूरी हो जाती है तो उस समय जो है हमारा ब्याज सहित पूरा पैसा खाता धारक को मिल जाता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र की बात करें तो ये एक ऐसा पत्र होता है जो खाता धारकों को डाकघर के द्वारा प्राप्त कराया जाता है। राष्ट्रीय बचत पत्र जो होते हैं ज्यादातर 2 प्रकार के होते हैं, एक 5 वर्षीय राष्ट्रीय पत्र, एक 10 वर्षीय राष्ट्रीय पत्र। तो लेने के लिए डाकघर में एक हम फॉर्म फिल करते हैं और फॉर्म फिल करने के बाद हम उचित धनराशि डाकघर में दे देते हैं। तो डाकघर वाले जो है कर्मचारी वो हमको राष्ट्रीय बचत पत्र उपलब्ध कराते हैं, जो कि 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए या 5000 या 10,000 रुपए तक मिलते हैं। इन राष्ट्रीय बचत पत्रों के माध्यम से इन पर ब्याज भी मिलता है। 8.1% का ब्याज भी मिलता है। यदि यही राष्ट्रीय बचत पत्र अगर हम रखे रहते हैं तो अगर हमें कोई इंसिडेंट काम पड़ गया तो इनको
गिरवी रखकर बैंक में इनसे लोन भी हम ले सकते हैं। 5 वर्षीय मासिक आय योजना, ये एक अच्छी योजना है। योजना के अंतर्गत एक निश्चित अमाउंट में हम डाकघर में पैसा जमा कर देते हैं, उस पर हमें 7.8% वार्षिक दर से ब्याज प्रति माह देनी होती है। और इस अकाउंट के अंतर्गत या 5 वर्षीय मासिक आय योजना के अंतर्गत हम अपने खाते में व्यक्तिगत रूप से 4,50,000 रुपए व्यक्तिगत खाते में रख सकते हैं, और अगर हमारा संयुक्त खाता है या ज्वाइंट अकाउंट है, उस कंडीशन में हम 9 लाख रुपए तक इस खाते में रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक जो लोग हैं वो अपने जीवन को यापन करने के लिए डाकघर में एक निश्चित अमाउंट में पैसे को जमा कर सकते हैं, जो अधिकतम राशि 15 लाख तक हो सकती है। इस पर उन्हें 8.6% ब्याज मिलता है उनके भरण पोषण के लिए, जो कि हर 3 महीने के बाद ये राशि उपलब्ध होती है। इससे जो सीनियर सिटीजन है, जिनको किसी प्रकार की इनकम की एक्सपेक्टेशन कहीं से नहीं है, तो वो इस प्रकार की योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें कि बैंक के माध्यम से बचत की प्रक्रिया कैसे होती है, तो बैंक, जैसे आपने डाकघर में सुना, सेम एज प्रक्रिया बैंक में भी होती है। बैंक में तो आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई हैं, जैसे कि बचत खाता योजना, दूसरा चालू खाता योजना। अब यहाँ पे हम देखते हैं बचत खाता योजना क्या है। बचत खाता योजना सिंपल एक सेविंग अकाउंट है, जिसमें आपकी जो बचत होती है, छोटी छोटी बचत, उसको आप बैंक के खाते में रख सकते हैं। बैंक में इस खाते को बनाने के लिए पहले आपको खाता धारक होना पड़ेगा, तभी खाता आपका खुल सकता है। तो बैंक में बचत खाता कैसे हम खुलवा सकते हैं, आइए जानते हैं। तो जिस भी बैंक में आपको बचत खाता खुलवाना है, पहले वहां के बैंक से जाके आप संपर्क करिए, वहां से बचत खाता खुलने का फॉर्म लीजिए, उस फॉर्म को फिल करिए। जब करेंगे आप, तो उसमें कुछ डिटेल्स होती है जिसको आपको भरना पड़ेगा। पहला, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपके फादर्स का नाम क्या है ना, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर इत्यादि चीजें आपको भरनी होती है। साथ ही साथ नेमनी और नेमनी कौन है, और दूसरा नेमनी के साथ आपका संबंध क्या है। और इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, उसमें आपके कुछ आईडी प्रूफ्स भी लगते हैं, साथ ही साथ एक गारंटर की भी जरूरत होती है। पासपोर्ट फोटोज लगती हैं, जो आपको अटेस्ट करके सिग्नेचर के साथ देनी होती है। इसके जरिए आपका खाता खुल सकता है। खाता जब खुल जाता है, तो उसमें खाता धारक को एक बैंक की तरफ से 1 हफ्ते के अंदर एक पासबुक मिलती है, जिसमें खाते से जुड़ी ट्रांजेक्शंस हैं, उसमें वो शो किया जाता है। तो कितना आपने खाते में रुपए कितने डाले हैं और कितने रुपए निकाले हैं, साथ ही साथ ब्याज उस पर कितना दिया गया है या कौन से ब्याज चार्ज उस पर किए गए हैं, तो वो सारी की डिटेल उस खाता धारक के पासबुक में विवरित होता है। अब हम बात करें कि बचत खाता योजना सबसे अच्छी योजना है। इसको कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों के खाते को खुलवा सकता है, कोई भी गृहिणी इसको इजीली ओपन करा सकती है। इसमें क्या है कि आप अपने पैसे को वक्त जरूरत जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। दूसरा, चालू खाता योजना। चालू खाता योजना जो है, ये सिर्फ व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए हितकर होता है, पारिवारिक या गृहिणी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बैंक चालू खाता योजना के अंतर्गत व्यापारी जैसे खाता धारकों को इस प्रकार की सुविधाएं देती हैं, जिससे कि वो दिन में अपने पैसे को हजारों बार निकाल या जमा कर सकते हैं। सामान्यतः जो लोग होते हैं, उनको एक ही दिन में कई बार ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये काम हमारा सिंपल अकाउंट के जरिए या सेविंग अकाउंट के जरिए हो सकता है। अगर यहाँ पे हम बात करें चालू खाता योजना की, तो चालू खाता योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप दिन में जितनी बार चाहे उतनी बार पैसे निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं, और इसकी कंडीशन ये है कि सिर्फ व्यापारी वर्ग को ये फैसिलिटीज दी जाती है। अब दूसरी बात यहाँ पे हम करते हैं कि जब भी इस प्रकार की खाता कोई चालू खाता कोई खुलवाता है व्यापारी, तो इस पर किसी प्रकार के इंटरेस्ट नहीं बैंक नहीं देती है। बैंक किसी प्रकार का इंटरेस्ट इनको नहीं देती है, बल्कि उनको फैसिलिटी देने के लिए या उनको जो फैसिलिटी दी जा रही है बैंक की तरफ से, उनसे अलग से पैसा उसका वसूल लेती है। ठीक है। नेक्स्ट वन, पासबुक और चेकबुक की। तो पासबुक क्या है और चेकबुक क्या है, आइए जानते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है।
पासबुक की प्रक्रिया को अगर हम देखें तो पासबुक जो होती है वो प्रत्येक बैंक के खाता धारक के पास होती है, जो एक पुस्तिका की तरह होती है जिसमें पैसे का लेन देन और साथ ही साथ बैंक द्वारा जो इंटरेस्ट उसको दिया गया है एक निश्चित दर पर सभी विवरण होता है। ये तो पासबुक की बात हुई। दूसरा चेकबुक क्या है? चेकबुक जो है ये एक प्रपत्र का पैकेट होता है। इसमें प्रत्येक चेक पर एक नंबर अंकित होता है। उस नंबर के अंक से ही उस चेक की पहचान होती है। और दूसरी बात, जो खाता धारक है या जो चेक बुक जिसका है वो व्यक्ति उस कॉलम में अपने प्रत्येक चेक पर उस पर नया अकाउंट नंबर लिखता है, साथ ही साथ कितने रुपए उसमें देना है वो अंकित करता है, डेट अंकित करता है, साथ ही साथ सिग्नेचर करता है। ये तो बात है चेकबुक की। अब चेकबुक जो होता है वो सभी लोगों को नहीं दिया जाता, जिनको आवश्यकता होती है, जो उनके लिए फॉर्म फिल करते हैं, बैंक के द्वारा रिक्वेस्ट करते हैं, तभी उनको चेकबुक प्राप्त होती है। चेक की अगर बात करें तो बैंक द्वारा चेक जो है वो 4 प्रकार की सुविधाएं चेक के द्वारा दी जाती हैं। जैसा पहला है वाहक चेक, दूसरा क्रॉस या रेखांकित चेक, तीसरा यात्री चेक, चौथा है उपहार चेक। अगर हम यहाँ पे बात करें वाहक चेक की, यह चेक का ऐसा रूप होता है जिसमें अमाउंट तो लिख दिया जाता है, सारी डिटेल्स दी जाती है, लेकिन जो व्यक्ति उस चेक को बैंक में ले जाता है सिर्फ ट्रांजैक्शन उसी के यहाँ होता है, तो इसको बियरर चेक भी कहते हैं। तो जब वो व्यक्ति ले जाता है बैंक में तो उस पर वाहक चेक लिखा रहता है, तो उसको काट कर आगे से चेक वहां पर लिखना होता है। इसके कारण जो पैसा होगा वो उस व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा क्रॉस चेक या रेखांकित चेक। यहाँ पर जो चेक होता है इस चेक में बाईं ओर 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। इस प्रकार के चेक से किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होती, साथ ही साथ वो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है वो सीधे चेक के द्वारा उस व्यक्ति के खाते में हो जाता है। नेक्स्ट वन यात्री चेक। यात्री चेक की बात करें तो आजकल का जो दौर है उसमें लोग कैश लेकर चलना प्रेफर नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में यदि हम कहीं पर जा रहे हैं तो उस संबंधित बैंक से, उस स्थान पर जो संबंधित बैंक हो वहां से यात्री चेक प्राप्त कर सकते हैं। ये यात्री चेक 500 या 1000 रुपए तक मिलते हैं। इनको लेने से क्या होगा कि जो भी हमारा कैश है उसको हमें दूर तक कैरी नहीं करना पड़ेगा। इन चेक को लेकर हम आसानी से यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट उपहार चेक। उपहार चेक के अंतर्गत ऐसे चेक आते हैं जिनको हम किसी उत्सव या किसी शुभ मुहूर्त या आयोजन पर दे सकते हैं, जो हमारे प्रियजन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। यह चेक मुख्यतः 51 रुपए, 101 रुपए या 501 रुपए के होते हैं। इसके अंतर्गत भी बैंक के द्वारा अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गई, ई वॉलेट हो गए। तो इन सब के जरिए आप कैश कहीं भी इजीली प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं, बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं जिसके थ्रू आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, थ्रू पेटीएम, तेज ऐप एंड सो ऑन। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।